अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 13C। इस लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि वॉल्यूम एलिमेंट्स किस तरह से डिफॉर्म होते हैं। अब ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है असल में जहाँ पे 13B एंड हुआ था उसके फौरन बाद यहीं से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ है नेक्स्ट कंसिडर द पैरेललोपाइपेड। पैरेललोपाइपेड को रिकॉल कर लें, जो मैंने 13 लेक्चर के पार्ट में बताया था कि ऐसा बॉक्स जिसके 6 फेसेस हैं, 6 के 6 फेसेस पैरेललोग्राम है। और यहाँ पे हम केस ले रहे हैं बीआर में, यानी कि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि अनडिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन में। लिखा हुआ है फाउंड बाय द लाइन एलिमेंट्स डी ऑफ कैपिटल एक्स, डी ऑफ कैपिटल एक्स डैश, डी ऑफ कैपिटल एक्स डबल डैश। और ये तीनों के तीनों लाइन एलिमेंट्स उस पॉइंट पे लोकेटेड हैं जिसका कि पोजीशन वेक्टर कैपिटल एक्स है। अब वो कहता है जो वॉल्यूम होगी वो गिवन बाय किसकी वॉल्यूम? पैरेललोपाइपेड की। और कौन सा पैरेललोपाइपेड? जिसके तीन नॉन पैरेलल एजेस के लॉन्ग ये वाला वेक्टर है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज गिवन बाय दिस। इसकी डिटेल देखें आप लेक्चर 13A में देखें कि ये जो आपके पास डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, और ये क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड। और कौन सा पैरेललोपाइपेड? जिसकी तीन नॉन पैरेलल एजेस के लॉन्ग तीन वेक्टर्स होते हैं। पहली एज के लॉन्ग होगा डी ऑफ कैपिटल एक्स, दूसरी एज के लॉन्ग होगा डी ऑफ कैपिटल एक्स डैश, तीसरी के लॉन्ग होगा डी ऑफ कैपिटल एक्स डबल डैश। ठीक हो गया? अब जब ये वाली चीज है और यहां से देख लें, ये डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। ऐसे लिख लें या ऐसे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ डी ऑफ एक्स डैश, डी ऑफ एक्स डबल डैश। और इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जो डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो है उसमें जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे देख लें, ये है डी ऑफ कैपिटल एक्स और इसके तीनों कंपोनेंट्स यही बनते हैं। डी ऑफ कैपिटल एक्स वन, डी ऑफ कैपिटल एक्स टू, डी ऑफ कैपिटल एक्स थ्री। इसी तरह से जो सेकंड रो होगी इस डिटर्मिनेंट की, उसमें सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि डी ऑफ एक्स वन डैश, डी ऑफ एक्स टू डैश, डी ऑफ एक्स थ्री डैश। इसी तरह से जो आपके पास थर्ड रो होगी इस डिटरमिनेंट की, उसमें तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि डी ऑफ एक्स वन डबल डैश, डी ऑफ एक्स टू डबल डैश, डी ऑफ एक्स थ्री डबल डैश। ये बनती है जी वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड। और कौन सा पैरेललोपाइपेड? विच इज जनरेटेड बाय these three vectors, this one, this one, this one, और spanned by these three vectors, this one and this one। मजीद डिटेल देखनी है तो इसको भी सुन सकते हैं, लेक्चर नंबर 13A जरूर देख लीजिएगा। आगे वो कहता है जो कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगी करंट कॉन्फ़िगरेशन में वो होगी डी ऑफ स्मॉल वी। और वो कब होगी? जब वो पैरेललोपाइपेड डिफॉर्म हो जाता है और नया पैरेललोपाइपेड बन जाता है। किस तरह से डिफॉर्मेशन होगी? जो डी ऑफ कैपिटल एक्स था वो डिफॉर्मेशन होने के बाद बन गया डी ऑफ स्मॉल एक्स। जो डी ऑफ कैपिटल एक्स डैश था वो डिफॉर्मेशन होने के बाद बन गया डी ऑफ स्मॉल एक्स डैश। जो आपके पास डी ऑफ कैपिटल एक्स डबल डैश था वो डिफॉर्म होने के बाद बन गया डी ऑफ स्मॉल एक्स डबल डैश। और ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, अभी हमने देखा था सेम नोटेशन है। डी ऑफ स्मॉल एक्स होता है f टाइम्स डी ऑफ कैपिटल एक्स। f इज द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर। ये फॉर्मूला भी आपने किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे देख लें, डी ऑफ स्मॉल एक्स डैश होता है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टाइम्स डी ऑफ कैपिटल एक्स डैश। इसी तरह से डी ऑफ स्मॉल एक्स डबल डैश होगा डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर टाइम्स डी ऑफ एक्स डबल डैश या डी ऑफ कैपिटल एक्स डबल डैश। ठीक हो गया जी? अब ये फार्मूला रिकॉल करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। इस फार्मूले को अगर हम यूज करें तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है, इसमें असल में दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड थी, या ये कहना चाहिए वैसे तो कि दो टेंसर्स मल्टीप्लाइड थे। दो टेंसर्स मल्टीप्लाइड थे और जब उनको मल्टीप्लाई किया गया तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे लगाएं तो आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट टेंसर, यानी कि ये जो एफ साहब है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और एफ क्या है? डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ द सेकंड टेंसर। और सेकंड टेंसर कौन सा था? सेकंड टेंसर जिसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या थी, या जिसकी मैट्रिक्स फॉर्म का डिटर्मिनेंट क्या था? ये था डी ऑफ एक्स डैश, डी ऑफ एक्स डबल डैश। ये स्टेप हो सकता है अभी भी आपको तंग कर रहा हो कि जी इसके बाद ये कैसे हुआ? क्या ये एफ कॉमन लिया हुआ है? नहीं, एफ कॉमन ही लिया। यहाँ पे देखें डिटर्मिनेंट कॉमन लिया हुआ है, लेकिन ये
इसके बराबर कैसे आया? ऑनेस्टली स्पीकिंग यूज तो ये वाला फार्मूला हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स में ऐसे ही स्टेप किए जाते हैं। लेकिन घबराएं मत, ये टॉपिक खत्म हो जाए तो मैं मजीद डिटेल बताऊंगा कि ये वाली चीज इसके बराबर कैसे आ गई। फिलहाल इसको एक्सेप्ट कर लें। और हमने ये कहा था जो डिटर्मिनेंट होता है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर का, उसको हम जे लिखेंगे। ये जो चीज आपके पास है डी ऑफ कैपिटल वी है, तो ये फार्मूला आपके पास आ गया जिसमें पता लगता है कि वॉल्यूम एलिमेंट्स किस तरह डिफॉर्म होते हैं। डी ऑफ कैपिटल वी वॉल्यूम एलिमेंट था रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में, डी ऑफ स्मॉल वी वॉल्यूम एलिमेंट था करंट कॉन्फ़िगरेशन में। ये आपस में आ गई इनकी रिलेशनशिप। अब क्योंकि वॉल्यूम को हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव तो खैर हो ही नहीं सकती, जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जीरो हो जाती है तो उसका मतलब है कि आपके पास जो इलास्टिक बॉडी है डिस्ट्रॉय हो गई, हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गई। जब डिस्ट्रॉय होगी तो जाहिर बात है कि फिर हम तो चाहते हैं कि जी रेफरेंस से करंट में जाए तो करंट से वापस आए, या अनडिफॉर्म से डिफॉर्म होती है तो डिफॉर्म से अनडिफॉर्म दोबारा हो जाए। वो तो फिर सेंस बनती ही नहीं है अगर वॉल्यूम जीरो हो जाए, अगर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए तो वॉल्यूम जीरो भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये चीज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। जे क्यों? जे जब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा तो जो डी ऑफ वी है वो तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये डी ऑफ स्मॉल वी भी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो जाएगा। लिखा हुआ है वॉल्यूम इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला पे आया है इसमें देख लें ये कैपिटल जे क्या चीज है। इसको उसने लिखा हुआ है, वैसे तो देखें प्योर मैथमेटिकली जे जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर है, लेकिन वो कहता है कि जे इज द मेजर ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम अंडर डिफॉर्मेशन। अब ये कैसे कह सकते हैं? ये देखें, डी ऑफ स्मॉल वी डिवाइडेड बाय डी ऑफ कैपिटल वी जो है वो जे बनता है, तो मेजर ही होगी ना ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम अंडर द डिफॉर्मेशन। अगर कैपिटल जे 1 के बराबर है फिर तो कोई चेंज हो ही नहीं रही। अगर कैपिटल जे जो है अदर देन 1 है तो डेफिनेटली वॉल्यूम एलिमेंट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। या ये कहा जा सकता है कि नए वॉल्यूम एलिमेंट को पुराने वॉल्यूम एलिमेंट में डिवाइड करें तो कैपिटल जे आता है, तो अगर 1 से हट के है तो उससे पता लग जाएगा कि किस तरह से वॉल्यूम एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। तभी उसने कहा हुआ है कैपिटल जे इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम अंडर द डिफॉर्मेशन। अब वो कहता है इफ द डिफॉर्मेशन इज सच दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, यानी कि कैपिटल जे 1 के बराबर है, ऐसी डिफॉर्मेशन को कहते हैं आइसोचोरिक। ऐसी डिफॉर्मेशन को आइसोचोरिक कहते हैं जिसमें कि जे 1 हो या डिटर्मिनेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर 1 के बराबर हो। अब वो कहता है जो आइडियल मटेरियल होता है जिसमें ये क्वेश्चन होल्ड करती है तमाम डिफॉर्मेशंस के लिए, उसको कहते हैं इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं जाना, उससे लगता है जी इनकम्प्रेसिबल ऐसा जो कंप्रेस ना हो सके, जो दब ना सके। इनकम्प्रेसिबल से मुराद जिसकी वॉल्यूम चेंज ना हो, यानी कि वॉल्यूम बिफोर डिफॉर्मेशन एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी 100% सेम। ये है जी फॉर्मूला। साफ नजर आ रहा है कैपिटल जे जब 1 के बराबर हो रहा होगा तो सीधी सी बात है देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम, क्योंकि डी ऑफ स्मॉल वी वही होगा जो डी ऑफ कैपिटल वी है अगर कैपिटल जे 1 हुआ तो। हाँ जी, अब ये जरा देख लें कि जो आपके पास लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर, ये है क्या चीज। मजीद इसको खंगालने की कोशिश करते हैं, मजीद इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये रिकॉल कर लें कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ टेंसर है, और मैंने आपको बताया था कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ द टेंसर होता है वो डिटर्मिनेंट होता है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म का। डिटेल देखी जा सकती है स्लाइड 5 लेक्चर 6 और जगह पे भी एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा जो डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर है उसका आईजे कंपोनेंट ये बनता है करली स्मॉल एक्स आई ओवर करली कैपिटल एक्स जे। इसकी भी अगर आपने डिटेल देखनी है तो ये स्लाइड नंबर 4 लेक्चर नंबर 12 पे है, स्लाइड नंबर 4 लेक्चर नंबर 12। अब जैसा मैंने कहा था कि ये कंपोनेंट बनता है, और जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है उसमें तो कंपोनेंट्स ही होते हैं, और एफ की जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका डिटर्मिनेंट फिर यही बनता है, क्योंकि यह बनती है आइथ रोथ जेथ कॉलम, आइथ रोथ जेथ कॉलम। तो ये देख लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसमें से ये देख लें, ये तो जनरल एंट्री है, लेकिन अगर वो कहता अच्छा जी सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सी होगी, तो जी सेकंड रो थर्ड कॉलम बनती तो यही है, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये बनता है असल में जो आपके पास डिटर्मिनेंट बनता है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर का, वो ये वाली चीज बनती है। और एक बार मैं फिर बता दूं, जो डिटर्मिनेंट होता है टेंसर का वो उसकी मैट्रिक्स फॉर्म का होता है, और मैट्रिक्स फॉर्म में उसके कंपोनेंट्स ही आ रहे होते हैं, और ये 9 कंपोनेंट्स होते हैं बिकॉज दिस इज अ कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2।
अगर सारी टेंसर की थ्योरी क्लियर है तो इसमें कोई मसला है ही नहीं। इसको आपने वॉल्यूम रेशो कहा हुआ है, वो तो हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर, ये भी ठीक है। लेकिन इसको रिकॉल करें, ये तो पहले देखा हुआ है ना जैकोबियन डिटर्मिनेंट। जिन लोगों ने एडवांस कैलकुलस पढ़ी हुई है उन्होंने लाजमी जैकोबियन डिटर्मिनेंट किया हुआ होगा, क्योंकि जब आप डबल इंटीग्रल्स करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल्स करते हैं और इसके अलावा वेरिएबल्स को चेंज करते हैं तो वहां पे जैकोबियन डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व होता है। अब डिटेल में यहाँ तो नहीं दे सकता, इतना बता देता हूं कि ये कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने वॉल्यूम एलिमेंट रिकॉल करना है तो इस तरह का भी होता था, इस तरह लिखते थे ना, dx dy dz, याद है? ऐसे कुछ लिखते थे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑफ कैपिटल x1 इंटू डी ऑफ कैपिटल x2 इंटू डी ऑफ कैपिटल x3। अब कंफ्यूजन ना हो जाए जी, कभी तो लिख देते हैं पकड़ के एज अ डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट, अब यहाँ पे ये तीनों को प्रोडक्ट कर लिया है। ये तब होगा अगर आपके पास जो वॉल्यूम एलिमेंट है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। फिर सुन ले, ये तब होगा अगर आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। ये मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा है ताकि जिन लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है उनको रिकॉल हो जाए कि ये वॉल्यूम एलिमेंट निकलता था एक सिस्टम में, दूसरा में ये था। वो तो प्योर मैथमेटिकली मैं कह रहा हूँ। ये जो अब आपके पास है दिस इज स्टिल वॉल्यूम एलिमेंट इन रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, और ये वाला जो है स्मॉल dx इंटू स्मॉल dx2 इंटू स्मॉल dx3 विच इज स्मॉल dv, ये बनता है वॉल्यूम एलिमेंट इन करंट कॉन्फ़िगरेशन। वॉल्यूम एलिमेंट इन करंट कॉन्फ़िगरेशन, इन करंट कॉन्फ़िगरेशन अगली स्लाइड पे। लेकिन ये केस तब बनता है जब आपके पास कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। तो वो जो डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट वाला होता है वो पैरेललोपाइपेड की वॉल्यूम है। तो कंफ्यूजन ना हो, ये सिर्फ मैंने आपको रिकॉल करवाया कि अगर आपने कैलकुलस में जैकोबियन पढ़ा हुआ है तो इस तरह की चीजें भी आपके दिमाग में होंगी कि ये वॉल्यूम एलिमेंट्स को रिलेट करता था, इसके अलावा एरिया एलिमेंट्स को भी करता था, जो कि हमने जारी बात है यहाँ डिस्कस नहीं करना। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे मजीद देखते हैं कि ये जो चीज आपके पास है ये वॉल्यूम एलिमेंट है इन द करंट कॉन्फ़िगरेशन। ये लें जी, इन द करंट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब वो वाली चीज कि अच्छा जी हमने जो डिटर्मिनेंट लिया था और उसके बाद फिर दो बना दिए थे, वो कैसे? अब वो डिटेल यहाँ पर है। देखें, यही मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स में इस तरह के स्टेप्स नहीं किए जाते, तभी कंफ्यूजन होती है, तभी प्रॉब्लम होती है। ये स्टेप्स ना आपको बुक में मिलेंगे ना शायद ही कहीं और मिलेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बकायदा आपको करके दिखाया है। ये देखें, ये मैट्रिक्स फॉर्म है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर की, और ये भी मैट्रिक्स फॉर्म। इस तरह लिख लें f11 f12 f13, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी एफ आई जे इसका कंपोनेंट है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। ये जो है आपके पास, ये देखें dx जो है इसके तीनों कंपोनेंट्स वर्टिकली लिखे गए, यानी फर्स्ट कॉलम में। dx डैश के कंपोनेंट्स सेकंड कॉलम में, dx डबल डैश के कंपोनेंट्स थर्ड कॉलम में लिखे गए हैं। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि जी पहले तो जी जो डिटर्मिनेंट लिखा गया था, ध्यान से सुना मैं क्या बोलने लगा हूं, क्योंकि सामने स्लाइड नहीं है, आपने खुद चेक करनी है। जो स्लाइड नंबर 1 थी इस लेक्चर की, ये जो सी पार्ट है 13 का, जो स्लाइड 1 थी इस लेक्चर की, उसके ऊपर यहाँ पे देखें जो डिटर्मिनेंट था उसमें ये dx1 dx2 dx3 रो वाइज लिखे हुए थे। dx1 डैश dx2 डैश dx3 डैश सेकंड रो में थे, और ये वाले थर्ड रो में थे। अब आप ये ना कहें जी कि कभी वर्टिकल कर देते हैं तो कभी हॉरिजॉन्टल, कभी ये जो dx के कंपोनेंट्स हैं कॉलम में डाल देते हैं, कभी रो में। वो डिटर्मिनेंट था। और ध्यान से सुने अब क्या बोलने लगा हूं मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो डिटर्मिनेंट में नहीं फर्क पड़ता, मैं कहता हूं कि इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं तो डिटर्मिनेंट में नहीं फर्क पड़ता कि ये जो तीन चीजें हैं dx1 dx2 dx3 ये कॉलम में लिखूं या रो में लिखूं। डिटर्मिनेंट में नहीं फर्क पड़ता कि ये मैं सेकंड कॉलम लिखूं या सेकंड रो लिखूं। डिटर्मिनेंट में नहीं फर्क पड़ता कि ये मैं थर्ड रो लिखूं या थर्ड कॉलम लिखूं। उम्मीद है कि पता लग गया होगा ताकि वहां कंफ्यूजन ना हो। बहरहाल अब आपको मैट्रिसेस को तो मल्टीप्लाई करना आता ही है। आप करते हैं जी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, f11 dx1 ये लिखा हुआ है, प्लस f12 dx2 ये लिखा हुआ है, प्लस f13 dx3। अब मैं कैपिटल dx1 कैपिटल dx2 नहीं कर रहा, ये है ही सारे कैपिटल में। ठीक हो गया जी। अब देखें, बाजार तो लगता है बड़ा आसान है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक्स से, लेकिन मैं फिर कहूंगा ये टफ है, ये टफ है। तीन टर्म ऐड करके लिखी जा रही हैं। आपने तो इंडेक्स नोटेशन सीख ली, पहले लेक्चर में सीख ली कि जब इंडेक्स रिपीट होता है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, पूरी समेशन नहीं लिखते। अब जरा ध्यान से देखें, ये जो सेकंड इंडेक्स है एफ का 1, और यहाँ पे 1 1 है ना, ये देखें सेकंड वाला 2, यहाँ पे भी 2 है, 3 3। तो अब जब फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यानी कि फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया। अगर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो फर्क क्या आएगा, ये डैश 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 आ जाएगा, यानी कि f11 dx1 डैश प्लस f12 dx2 डैश प्लस f13
dx3 डैश, ये आएगा ना। लेकिन बजाय पूरा लिखने के उसको समेशन फॉर्म में लिखा है कि जे को जब 1 1 करेंगे तो ये वाली टर्म जो इसके हिट करती है वो आती है, जे को 2 2 करेंगे तो ये वाली टर्म जब इसको हिट करेगी तो आएगी, जे को 3 3 करेंगे तो ये वाली टर्म जब इधर हिट करेगी तो आएगी। तो तीनों टर्में इकट्ठी करके ऐसे लिखा गया है इंडेक्स नोटेशन में। सिमिलरली जब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो डबल डैश आएगा, तो जहां पे डैश था वहां डबल डैश कर दें, बाकी वही है। अब ये देखें, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया हुआ है, f21 dx1 ये लिखा हुआ है, प्लस f22 dx2 ये लिखा हुआ है, प्लस f23 dx3 ये लिखा हुआ है। लेकिन फिर वो वाली बात है कि ये मैं फिर कहूंगा टफ है, ये मुश्किल है, ये तीन टर्में ऐड करके लिखी गई हैं। जब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से हिट करेगी तो जहां पे आपके पास ये dx1 dx2 dx3 था वहां पे dx1 डैश dx2 डैश dx3 डैश आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देख लें, इधर जे और जे कर दिया, यहाँ पे डैश लगाया हुआ है। अब जरा तीसरी रो से भी लेग सेलेक्ट कर लें, थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, f31 into dx1 प्लस f32 into dx2 प्लस f33 into dx3। बस काफी स्टाइल बना लिया। अब सिंपल ये देखें, जब यही वाली रो इस कॉलम से हिट करेगी तो डैश आ जाएंगे, यानी कि जहाँ पे dx1 dx2 dx3 है वहां पे dx1 डैश dx2 डैश dx3 डैश आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे देख लें फिर डैश है। फिर देख लें, अगर इसको 1 1 करते हैं ये वाली टर्म इसके साथ, जे को 2 2 करते हैं ये वाली टर्म इसके साथ, जे को 3 3 करते हैं ये वाली टर्म इसके साथ, ये बनता है। और यहाँ पे क्योंकि डबल डैश आ रहा है, जब इस रो को इस वाले कॉलम से हिट करेंगे यानी कि थर्ड रो इनटू थर्ड कॉलम, तो डबल डैश आ जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे डबल डैश है। ठीक हो गया। अब जब यहाँ पे समेशन फॉर्म में मतलब है कि फुल समेशन नहीं लिखी गई, इंडेक्स नोटेशन में शो कर दिया गया है, तो बेहतर है कि इसको भी इंडेक्स नोटेशन में लिखें। ये सेकंड इंडेक्स यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पे 3 3 था, तो ये 3 लिखने के बजाय अब यहाँ पे जे जे कर दे। अब तो बहुत क्लियर नजर आ जाना चाहिए। देखें, ये जब 1 1 करेंगे तो ये टर्म आएगी, जब यहाँ पे 2 2 करेंगे तो ये टर्म आएगी, जब यहाँ पे 3 3 करेंगे तो ये टर्म आएगी। और क्योंकि इंडेक्स रिपीट हो रहा है, समेशन है, तो फिर ये 3 टर्में बनती हैं। ठीक हो गया। अब जरा यहाँ भी देख लें, 1 1 है, 2 2 है, फिर 3 3 है, तो इसको जे जे कर दें, ये वाली चीज है। इसको जब 1 1 करेंगे ये टर्म आएगी, 2 2 करेंगे ये टर्म आएगी, 3 3 करेंगे ये टर्म आएगी। इंडेक्स रिपीट हो रहा है और यहाँ पे समेशन है। सिमिलरली ये वाली जो है, यहाँ पे भी देख लें, इधर 1 1 आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 3 आ रहा है, तो इसको जे और जे कर दें। इसको जब 1 1 करेंगे ये टर्म आती है, 2 2 करेंगे ये टर्म आती है, 3 3 करेंगे ये टर्म आती है। अब जरा मजीद देखें, मजीद ध्यान से देखें, ये साहब कौन है? ये साहब जो है ना, ये वाला जो वेक्टर है f टाइम dx, उसका पहला कंपोनेंट है। फिर सुने, ये साहब जो है f टाइम dx का पहला कंपोनेंट है। अब आप कहेंगे ये क्या होता जा रहा है? कुछ नहीं होता जा रहा है। अगर पिछला सारा क्लियर है तो ये सारे का सारा वही रिपीट हो रहा है। अब मैं जुबानी बोलने लगा हूं और रेफरेंस भी देने लगा हूं, नोट कर लें, सुन लें ध्यान से। लेक्चर 12 स्लाइड 6, लेक्चर 12 स्लाइड 6, उस पे आपने बकायदा किया था कि जब ए टेंसर को यू से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए टाइम्स यू, ए टेंसर है, यू वेक्टर है, ए टाइम्स यू करते हैं, उसका आईथ कंपोनेंट था ए आई जे यू जे। जुबानी बोल रहा हूं, ए आई जे यू जे। अब ये टिप्स होना चाहिए। तो यहां पे देख लें, वो कह रहा था कि ए यू का आईथ कंपोनेंट बनता है ए आई जे यू जे, तो एफ डी एक्स का फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनेगा? एफ वन जे डी एक्स जे। ठीक है जी। इसी तरह से यहां पे देख लें, ये जो आपके पास एफ डी एक्स डैश का, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनेगा? ये बन जाएगा, ये चीज तंग नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पे देख लें 1 की जगह आई होता तो यहाँ पे आई आ जाता, और ये वही फार्मूला है जो आपका लेक्चर 12 स्लाइड 6 पे मौजूद है। इसी तरह से ये किसका पहला कंपोनेंट बनेगा? एफ डी एक्स डबल डैश का पहला कंपोनेंट। ये किसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा? ये जी एफ डी एक्स का सेकंड कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पे 2 आ रहा है। ये एफ डी एक्स डैश का सेकंड कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पे 2 आ रहा है। ये वाला जो है एफ डी एक्स डबल डैश का सेकंड कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पे 2 आ रहा है। अब ये किसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा? ये एफ डी एक्स आपका थर्ड कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। ये जो है एफ डी एक्स डैश का थर्ड कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पे 3 आ रहा है। ये जो है एफ डी एक्स डबल डैश का थर्ड कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखें, इस पे कंफ्यूजन ना हो कि टेंसर को जब डी एक्स से किया मल्टीप्लाई तो वेक्टर। अब ये टिप्स होना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा से रिकॉल कर लिया करें। आप हमेशा करते थे ए एक्स इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स है, एक्स फैक्टर है, तो बी भी वेक्टर आता था, ये भी वेक्टर ही है। अब एफ डी एक्स आपका ये फर्स्ट कंपोनेंट है, एफ डी एक्स का ये सेकंड कंपोनेंट है, एफ डी एक्स का ये थर्ड कंपोनेंट है। ये एफ डी एक्स ही शो किया गया है, और ये यहाँ पे देख लें इसके कंपोनेंट शो किए गए। अगर ये चीज तंग करती कि मैं क्या करे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लें, ये डी एक्स था,
इसका ये पहला कंपोनेंट था, ये दूसरा कंपोनेंट था, ये थर्ड कंपोनेंट था फर्स्ट कॉलम में। सिमिलरली ये FTX साहब है तो इसका ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है, ये थर्ड कंपोनेंट है फर्स्ट कॉलम में। ये FTX डैश है, ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट, ये थर्ड कंपोनेंट है सेकंड कॉलम में। ये FTX डबल डैश है, ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है, ये थर्ड कंपोनेंट है और थर्ड कॉलम में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली मैट्रिक्स जब इधर हिट हुई है तो ये बनती है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वाली मैट्रिक्स। फिर सुन लें, इस मैट्रिक्स को जब इधर मल्टीप्लाई किया तो ये वाली मैट्रिक्स बनती है जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आती है। अब एक और बात सुन लें, मैट्रिक्स से पढ़ते आ रही है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये चीज शायद अब आपको पता लगेगी, इंशाल्लाह ताला इंटरेस्टिंग भी लगेगी, जब एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो असल में पहली पूरी की पूरी मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम से हिट कर जाती है। नहीं यकीन आता है? देखो, पहली पूरी की पूरी मैट्रिक्स सेकंड कॉलम से हिट करती है। नहीं यकीन आता है? देखो, पहली पूरी की पूरी मैट्रिक्स थर्ड कॉलम से हिट कर जाती है। नहीं यकीन आंदा? देखो, मैं तो प्रूव भी कर बैठा। हाय हाय। बहरहाल इसको नोट कर लें, जब आपके पास ये वाली मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको नोट कर लें। और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनी हुई है इसको भी नोट कर लें। अगली स्लाइड पे है लेकिन नोट कर लें। अच्छा, ये मैंने आपको कहा था कि इसको नोट कर लें। ठीक है जी, ये नोट कर लिया। और क्या नोट किया था हमने? ये नोट किया था कि इन दोनों मैट्रिसेस को किया मल्टीप्लाई और ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब जब दो मैट्रिसेस सेम होती हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी सेम होता है। तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ले लें, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ले लें। इधर डिटर्मिनेंट लेंगे ये चीज आ जाएगी, इधर डिटर्मिनेंट लेंगे तो फिर ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक हो गया जी, यानी दोनों मैट्रिसेस सेम, दोनों का डिटर्मिनेंट भी सेम। दोनों मैट्रिसेस कौन सी सेम? एक ये वाली, और ऊपर भी देखा जाए तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो मैट्रिक्स ही बन रही है ना, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही बन रहा था। तो इन शॉर्ट ये है कि यहाँ भी डिटर्मिनेंट ले लें, यहाँ भी डिटर्मिनेंट ले लें। जब दो मैट्रिसेस सेम होती हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी सेम होता है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट तो ये है, ऊपर वाली जो दो को मल्टीप्लाई किया गया है वो डिटर्मिनेंट ये बनता है। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दें कि डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ये वही फार्मूला है जो आपको पिछली स्लाइडों में भी मिला था। और इसके अलावा जब आप कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ए और बी मैट्रिसेस हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे देख लें प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ठीक हो गया जी। तो अब ये जो साहब है इनको आप ऐसे लिख लें, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर एफ है। और यहां पे भी यूं लिखने की बजाय ऐसे लिख लें, ये भी आपके पास डिटर्मिनेंट ही है। किसका? इस मैट्रिक्स का। ठीक हो गया जी। और रह गया ये वाला, ये है। अब रिकॉल करें, ये वाला स्टेप था ना, इस स्टेप के बाद ये किया था ना, और एकदम नहीं पता लगा था कि ये जो एफ डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर है इसको ओवरऑल बाहर निकाला लेकिन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में निकाला, या एफ का डिटर्मिनेंट बाहर आ गया। तो ये देखें ये डिटेल है, इसलिए मैंने अब सारी आपको डिटेल करवा दी है। और रीजन ये है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आई थी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज आ गई तो जारी बात है फिर जो इसका डिटर्मिनेंट है यानी कि दिस वन, वो इसका डिटर्मिनेंट बनेगा। लेकिन ये डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस था तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट व्हिच इज दिस वन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड व्हिच इज दिस वन। उम्मीद है कि पता लग गया होगा। तो बहरहाल ये है जी किस तरह से वॉल्यूम एलिमेंट्स डिफॉर्म होते हैं। और जे साहब अगर 1 हो जाते हैं, जे आपके पास क्या है? जे आपके पास ये वाली चीज है, डिटर्मिनेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर। तो अगर जे 1 हो जाता है, सीधी सी बात है स्मॉल डीवी और कैपिटल डीवी सेम हो जाते हैं, और डिफॉर्मेशन को कहते हैं आइसोचोरिक, और मटेरियल होता है इनकम्प्रेसिबल। तो एग्जाम के लिहाज से दिमाग में रख लें, अगर आपने डिफॉर्मेशन को आइसोचोरिक प्रूव करना है तो सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर को 1 प्रूव करते हैं, जैकोबियन को 1 प्रूव करते हैं। फिर सुन लें, अगर आपने डिफॉर्मेशन को आइसोचोरिक प्रूव करना है, वही आइसोचोरिक क्या है? वही वॉल्यूम प्रिजर्विंग, कि बिफोर डिफॉर्मेशन आफ्टर डिफॉर्मेशन देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। तो जे को 1 प्रूव करते हैं, ये जे को 1 प्रूव करते हैं। ले जी, इसके साथ आपका ये लेक्चर खत्म हुआ। कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। हैप्पी एंडिंग। इस तरह से ये आपका लेक्चर जो है 13C एंड हुआ, 13C, और ओवरऑल लेक्चर 13 एंड हो गया, ओवरऑल लेक्चर 13 एंड हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 14 में। अल्लाह हाफिज।